transitive verb. What is the transitive verb? It is a verb which is accompanied by a direct object and it can also form a passive sentence. ठीक है, तो वो वर्ब जो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर्म कर ले और उस वर्ब से हम एक एक्टिव पैसिव वॉइस में पैसिवली भी कुछ बात कह सकते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, जॉन किक्ड द बॉल. तो हमारा ये जो वर्ब है हम देखेंगे कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है. तो कैसे पता चलेगा कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है? हम देखेंगे कि क्या ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैरी करता है. तो इस सेंटेंस में जॉन सब्जेक्ट हो गया हमारा, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया, किक वर्ब हो गया, राइट. और क्या किक किया? बॉल. तो बॉल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. तो दैट मीन्स दिस वर्ब कैन accompany or carry an object, a direct object. Therefore, it is a transitive verb. ठीक है, जैसे हमने पहले भी कहा था कि जब भी हम कोई सेंटेंस को एनालाइज करते हैं तो हम जब पूछते हैं कि लाइक हाउ टू रिकॉग्नाइज कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, तो हम कहेंगे हु किक्ड द बॉल. ठीक, तो हु किक्ड? जॉन किक्ड. तो जब हु का आंसर हमें जो मिलता है वो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में, ठीक है. एंड हु वाज किक्ड? द बॉल वाज किक्ड. तो इसमें किक दोनों में आ रहा है. तो दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एंड द बॉल बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. तो देयरफॉर दिस क्वालिफाइज एज अ ट्रांजिटिव वर्ब. अब देखेंगे हम क्या ये एक पैसिव वॉइस बना सकता है. तो हम रिवर्स करते हैं. द बॉल वॉज किक्ड बाय जॉन. ठीक है, द बॉल वॉज किक्ड बाय जॉन. तो पैसिव में क्या है? जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर एक्शन हो रहा है. एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन करता है और पैसिव में सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन हो रहा है. तो यहां पे ये सब्जेक्ट जो है, यहां पे जॉन किक्ड बाय द बॉल, राइट. तो वी सी दैट दिस वर्ब किक्ड कैन बी यूज्ड एज पैसिव. तो हमारे दोनों पॉइंट्स क्वालिफाई हो गए. एक किक कैन बी अकम्पनीड बाय एन ऑब्जेक्ट, दूसरा कि किक से हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं. तो किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब के लिए ये दो क्वालिफिकेशन अगर वो पूरी करता है तो वो एक ट्रांजिटिव वर्ब हो जाता है. ठीक है. Like a simple way to tell if a sentence or a clause has a direct object or not, direct object उसमें है कि नहीं, तो हम what और who और whom पूछते हैं when looking at the verb. When looking at the verb, जैसे he baked a cake, तो हमने baked को यूज किया और कहा who baked the cake. तो who का आंसर आया he. तो ये ही तो सब्जेक्ट हो गया. What was baked? What was baked? Cake was baked, right? तो केक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. हमें ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए what पूछना था, तो हमने कहा what was baked, यूज किया हमने verb, तो केक was baked. तो हमारे को ये आंसर मिल गया कि ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट, हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया. एंड देयरफॉर बेक्ड इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, राइट. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, राइट. अगेन दोज टू क्वालिफायर्स आर देयर कि a transitive verb can be used with a direct object and it can be used in passive voice. ये दोनों क्वालिफायर्स होने चाहिए किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब के लिए.
right? As you read the example, think about what the direct object of the sentence or a clause is, or if the verb is being used in the passive voice, right? कहां पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है या कहां पे वर्ब को हम पैसिव वॉइस में यूज कर रहे हैं. आई एट सपर, तो हमारा ये वर्ब है और आई जो है सब्जेक्ट हो गया वर्ब का, और ये आई एट सपर एक्शन ट्रांसफर हो रहा है सपर पे, तो सपर हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. ठीक. जॉन किक द बॉल इनटू द गोल, अगेन किक, व्हाट वाज किक? द बॉल, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया किक का, तो हमारे को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल रहा है, राइट? द क्लाउन वॉज चेज्ड बाय अ क्यूट फ्रेंडली डॉग, यहां पे हम वर्ब को पैसिव वॉइस में यूज कर रहे हैं, वॉज चेज्ड, राइट? हमारा पास्ट टेंस लग रहा है, तो ये पैसिव हो गया. द स्मार्ट स्टूडेंट न्यू ऑल ऑफ द राइट आंसर्स, न्यू व्हाट? द स्मार्ट स्टूडेंट न्यू व्हाट, न्यू के बाद व्हाट लगाइए, क्या जानता था? ऑल ऑफ द राइट आंसर्स, तो हमें ऑब्जेक्ट मिल गया, राइट? ये पूरा ऑब्जेक्ट फ्रेज हो गया, जितने भी वर्ड्स राइट आंसर्स के साथ चल रहे हैं वो ऑब्जेक्ट फ्रेज हो गए. तो यहां दिस मीन्स दैट वी हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर वर्ब, दैट मीन्स व्हाट? कि दिस क्वालिफाइज टू बी अ ट्रांजिटिव वर्ब, राइट? द मूवी वॉज डायरेक्टेड बाय माई ब्रदर, वॉज डायरेक्टेड पैसिव हो गया, ठीक? तो पैसिव है, तो यानी कि ये वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव हो गया, राइट? इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? जो ट्रांजिट नहीं करते, यानी कि उनका एक्शन जो है वो किसी ऑब्जेक्ट पे जाके नहीं गिरता है, वो अपने आप में कंप्लीट हो जाते हैं. जैसे कि बहुत सिंपल एक सेंटेंस लेते हैं, मे बी लाइक वी कैन से बर्ड्स फ्लाई, तो ये फ्लाई जो है वो इंट्रांजिटिव हो गया क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, और ये एक कंप्लीट सेंटेंस भी है. जैसे हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर के लेक्चर में पढ़ा था कि द पैटर्न वन, द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस कैन बी अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. तो यहां पे फ्लाई जो है ये पूरा एक सेंटेंस हो गया, और फ्लाई जो है वो एक हमारा वर्ब हो गया जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे ट्रांजिएंट नहीं कर रहा. सो दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब. ठीक है. सो व्हाट आर इंट्रांजिटिव वर्ब? दे आर नॉट अकंपनीड बाय डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, पॉइंट नंबर 1. ठीक. व्हाट आर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हमने पढ़ लिया है कि जिसपे वर्ब एक्शन करता है, राइट? लाइक शी बिल्ड्स हाउसेस, तो यहां पे बिल्ड्स जो है हमारा वर्ब है, और ये एक्शन किस पे कर रहा है? हाउसेस पे. तो हाउसेस जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. ठीक है. और पॉइंट 2 में क्या है कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स आर नॉट यूज्ड. intransitive verbs are not used in passive voice. ठीक है. वो passive voice में are they cannot be used, right? okay, like पैसिव वॉइस में हमने पहले भी क्वेश्चन किए थे, द केक वॉज बेक्ड बाय मी, तो हमारा एक पास्ट टेंस लग जाता है. एक्चुअली इसका जो एक्टिव होगा कि आई बेक द केक, तो एक्टिव हो गया उसका पैसिव. दिस इज द एग्जांपल, द केक वॉज बेक्ड बाय मी. सो ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन बी यूज्ड इन पैसिव वॉइस. क्लियर हो गया? बिल्कुल. ट्रांजिटिव वर्ब्स ही यूज होते हैं पैसिव वॉइस में, और ट्रांजिटिव वर्ब्स ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेते हैं. इनट्रांजिटिव वर्ब्स ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं, ना कि वो पैसिव में यूज हो सकते हैं. ओके.
See, as we said, intransitive verb, birds fly, right? अब अगर ये ट्रांजिटिव में हम इस फ्लाई को यूज करेंगे तो कैसे करेंगे? पायलट्स फ्लाई एयरप्लेन्स, राइट? बट बर्ड्स क्या फ्लाई कर रहे हैं? बर्ड्स डू नॉट फ्लाई एनीथिंग, बर्ड्स सिंपली फ्लाई। तो यहां पे फ्लाई जो है वो एक इंट्रांजिटिव हो गया वर्ब, बट इस सेंटेंस में फ्लाई जो कि एक वर्ब है, इसको एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया। फ्लाई व्हाट? फ्लाई एयरप्लेन्स, राइट? सो हमारे को एक और चीज का ध्यान रखना है कि देयर आर सर्टेन वर्ब्स which can be used both as transitive as well as intransitive। वो हमें सेंटेंस देख के ही पता चलेगा। और हम सेंटेंस देख के कैसे पता करेंगे? हम वही रूल्स फॉलो करेंगे कि क्या उस वर्ब में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नेसेसरी है कि नहीं है, ओके? दूसरा, क्या वो वर्ब पैसिव बना सकता है कि नहीं, राइट? ओके, लाइक इस वाले सेंटेंस में देखेंगे कि अगर हम इसको पैसिव बनाना चाहें तो नहीं बनेगा। फ्लाई बर्ड्स नहीं बनता कोई पैसिव। पायलट्स फ्लाई एयरप्लेन्स, इसका पैसिव बन जाता है। एयरप्लेन्स आर फ्लोन बाय पायलट्स, राइट? gerunds. What are gerunds? It is a form of a verb that ends in ing। कोई भी वर्ब को जब हम ing लगा देते हैं तो वो gerund बन जाता है, राइट? वर्ब को, इंपॉर्टेंट, वर्ब में जब हम ing लगाएंगे तो वो gerund बन जाता है, ठीक है? इट इज लाइक अ ब्लेंड ऑफ वर्ब्स एंड नाउन्स। प्लीज यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये क्या कह रहा है। इट gerund इज अ ब्लेंडिंग, इट्स अ मिक्सचर। मिक्सचर है वर्ब्स और नाउन की तरह। वो वर्ब की तरह दिखता है, राइट? लेकिन वो एक्ट करता है नाउन की तरह, ठीक? लाइक स्विमिंग, आप देखेंगे ये वर्ब की तरह दिखता है। जैसे हम राम swims well, राम अच्छे से स्विम करता है। तो यहां पे ये स्विम क्या है? वर्ब हो गया। ये एक एक्शन है जो राम परफॉर्म कर रहा है, एक एक्शन वर्ब हो गया, राइट? अब इसी में जब हमने ing लगा दिया तो वो gerund भी हो जाता है, हो सकता है। वो हम आगे देखेंगे कि हम gerund को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, राइट? Okay, so just like noun phrases, gerund phrases are treated as nouns in the sentence, as nouns। इस चीज का ध्यान रखिएगा। Just like noun phrases, gerund phrases are also treated as nouns, right? I love carefully collecting action figures। यहां पे verb क्या है हमारा? love, ठीक? केयरफुली कलेक्टिंग एक्शन फिगर्स, ये हमारा क्या हो गया? ये कलेक्टिंग आ गया, राइट? तो ये बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ अ gerund phrase, and when it is a part of a gerund phrase, it becomes the object of this verb। ये ऑब्जेक्ट बन गया, I love this। तो because it is falling after love, which is a transitive verb, so this transitive verb is carrying an object। और जब वो ऑब्जेक्ट हो जाता है तो क्या हो जाता है? वो नाउन हो जाता है। और जब वो नाउन हो जाएगा तो वो gerund हो जाएगा। Remember what we said, a gerund is like a blend of verbs and nouns। It looks like a verb but acts like a noun। It acts like a noun, okay?
Okay, to turn a verb into a gerund, all you need to do is add ing to the verb, and further we will see how. Okay, let's take a look at some sentences that use gerunds. Baking is one of my favorite hobbies, right? Baking क्या है यहां पे? बेकिंग क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया इस सेंटेंस का, बेकिंग, राइट? तो बेकिंग बिकम्स अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, और जब ये सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है तो ये क्या है? नाउन है, और अगर ये नाउन है तो ये क्या है? जेरंड हो गया. ओके, दिस इज हाउ वी रिलेट, हाउ वी फाइंड आउट कि इस सेंटेंस में ये पर्टिकुलर वर्ड जो है वो जेरंड है कि नहीं है. इसी तरह से देखिए, राइट? She loves reading books to the children at the library. Reading, और हम अगर इसको पूरा को ले, reading books. Reading what? Reading books. So reading books, loves is a verb. Reading books becomes the direct object. तो अगर ये direct object है तो ये क्या हो गया? Noun हो गया, and therefore it becomes a gerund. Hiking can be एक्सपेंसिव, यहां पे हाइकिंग क्या है? सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है, राइट? द फैमिली एंजॉयज हाइकिंग, यहां पे हाइकिंग क्या है? द फैमिली सब्जेक्ट हो गया, एंजॉयज क्या हो गया? वर्ब हो गया, और यहां पे ये इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. सो बिकॉज इट इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इट इज अ नाउन, एंड बिकॉज इट इज अ नाउन, इट इज अ जेरंड. माई फ्रेंड वॉज टायर्ड ऑफ हाइकिंग, यहां पे क्या है? ऑफ क्या है? preposition है, तो हाइकिंग बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ द preposition. ऑब्जेक्ट ऑफ द preposition क्या है? हमने पहले पढ़ा है कि उसको हम कहते हैं नाउन, और नाउन क्या होता है? अगर वो नाउन है तो वो जेरंड हो गया, राइट? सो वी सी दैट ईच ऑफ द बोल्ड वर्ड्स इन द सेंटेंस हैव टेकन द रोल ऑफ अ नाउन. कैसे नाउन का रोल लिया? या तो वो सब्जेक्ट है या वो ऑब्जेक्ट है, एंड देयरफॉर they become, or they can be treated as gerunds. Okay, हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ा था, आपको याद होगा. प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी हम ing फॉर्म यूज करते थे, ठीक है? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या था? आप याद करिए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या था? वो एक मिक्सचर ऑफ वर्ब एंड एडजेक्टिव थी, ठीक है? इट्स अ मिक्सचर ऑफ वर्ब एंड एडजेक्टिव. तो कभी वो नाउन के वर्ब की तरह एक्ट करता था, कभी वो जो है वो एक एडजेक्टिव की तरह एक नाउन को क्वालिफाई करता था, राइट? सो प्रेजेंट पार्टिसिपल के क्या बेसिक इंग्रेडिएंट्स है कि वो वर्ब और एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, और जेरंड के क्या इंग्रेडिएंट्स हैं कि वो वर्ब की तरह दिखता है लेकिन काम वो करेगा नाउन की तरह, ठीक है? ये दोनों के बीच का डिफरेंस प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा. ओके, सो यहां पे हम एक चीज देखते हैं जो सिमिलैरिटी आती है कि बोथ जेरंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल एक ही तरह के वर्ड्स दिखते हैं. लाइक इनका जो गो होगा, चाहे वो जेरंड का हो और चाहे प्रेजेंट पार्टिसिपल का, गो बिकम्स गोइंग. ओके, सो जो बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन टू इज दैट जेरंड इज यूज्ड एज नाउन while present participle are used as verbs or adjectives. Present participles are used as verbs or adjectives, right? देखिए यहां पे हमें देखेंगे कि कैसे सेम वर्ड वो जेरंड की तरह भी इस्तेमाल हो रहा है और प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह भी इस्तेमाल हो रहा है. कुकिंग इज a useful skill to learn, right? तो यहां पे कुकिंग क्या है? ये सब्जेक्ट हो गया सेंटेंस का, और अगर सब्जेक्ट हो गया तो वो नाउन हो गया, अगर वो नाउन हो गया तो वो जेरंड हो गया, राइट?
द शेफ इज कुकिंग स्टेक्स, कुछ मीट बना रहा है, तो शेफ इज कुकिंग स्टेक्स, राइट। तो यहां पे कुकिंग क्या है, यहां पे तो सब्जेक्ट था, पर यहां पे इट इज एक्टिंग लाइक अ वर्ब, ठीक है। तो व्हेन कुकिंग इज एक्टिंग लाइक अ वर्ब, तो वो बन जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। डिफरेंस समझ में आ गया। शेफ रोमेरो कुकिंग विद अ गस्टो प्रिपेयर्ड अ 10 कोर्स मील। यहां पे क्या है, यहां पे कुकिंग जो है, शेफ रोमेरो जो कि हमारा सब्जेक्ट हो गया, कुकिंग विद अ गस्टो, एक स्टाइल में कुकिंग कर रहा है, ठीक, कुकिंग कर रहा है इन स्टाइल। प्रिपेयर्ड 10 कोर्स, खाना तैयार किया। तो यहां पे कुकिंग क्या है, इट्स एन एडजेक्टिव, राइट, इट इज एन एडजेक्टिव विच इज क्वालिफाइंग शेफ रोमेरो, बिकॉज शेफ रोमेरो इज कुकिंग इन स्टाइल। तो जब एडजेक्टिव है तो वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा, राइट, बिकम्स प्रेजेंट पार्टिसिपल। Okay, read each sentence carefully and see if you can tell कि ये जो बोल्ड वर्ड्स में है कौन सा gerund है और कौन सा present participle. Okay, we'll try to do it together. Snowboarding seems pretty dangerous. यहां पे snowboarding क्या है, snowboarding क्या है, सब्जेक्ट हो गया इस सेंटेंस का, सब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, वो gerund हो जाएगा, राइट। वी वर सर्फिंग ऑल डेज, वी वर, हम क्या कर रहे थे, हम सर्फिंग कर रहे थे, तो सर्फिंग बिकम्स अ वर्ब, सर्फिंग इज अ वर्ब इन दिस सेंटेंस, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, राइट। स्टेयरिंग ब्लैंकली एट हिज टेस्ट, क्या कर रहा था क्रेग, व्हाट वाज क्रेग डूइंग, ये हमने पहले स्टार्ट कर दिया सेंटेंस, कर क्या था, स्टेयरिंग यानी डूइंग समथिंग, विच मीन्स यहां पे स्टेयरिंग क्या हो गया, लुकिंग ब्लैंकली, और स्टेयरिंग ब्लैंकली यहां पे क्या हो गया, इट बिकम्स अ वर्ब, राइट। तो ये हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। डायना क्विकली ग्रू टायर्ड ऑफ द कॉन्स्टेंट कंप्लेनिंग, ये कंप्लेनिंग यहां पे क्या है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, डायना, राइट। और अगर हम इसमें वर्ब देखें तो क्या है, टायर्ड है, और यहां पे क्विकली ग्रू, ये एडवर्ब सब लग के टायर्ड को, जो वर्ब को पॉइंट कर रहे हैं, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा टायर्ड जो है वो वर्ब हो गया। यहां पे क्या आया, ऑफ, टायर्ड ऑफ व्हाट, तो कंप्लेनिंग, तो ये हमारा इसका टायर्ड का ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, हेंस नाउन हो गया, एंड देयरफॉर इट इज अ gerund. Okay, the magazine is focused on fishing and the lives of fishermen. मैगजीन, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, मैगजीन, फोकस्ड ऑन व्हाट, फोकस्ड ऑन फिशिंग, ऑब्जेक्ट हो गया फिशिंग का, देयरफॉर ये हमारा gerund हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया तो नाउन हो गया, तो वो gerund हो गया। द क्रीपी गोस्ट वॉज स्पीकिंग, वर्ब तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। गिविंग स्पीचेस इज हार्ड फॉर मोस्ट, गिविंग स्पीचेस सब्जेक्ट हो गया सेंटेंस का, देयरफॉर gerund हो गया। द बॉय वॉज राइडिंग होम, वॉज राइडिंग एक्शन हो रहा है, वर्ब है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। Peter loves writing horror story. Peter loves what? Writing. तो ये loves हमारा verb है और ये direct object हो गया, तो it becomes a gerund. Cooking on the campfire is fun. Cooking, ये हमारा subject हो गया sentence का, therefore noun हो गया, therefore gerund हो गया. Okay? Phrasal verbs.
फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं? वर्ब्स तो हम जानते हैं, राइट? फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं? जिसमें उस वर्ब के साथ कुछ और जुड़ा हो, चाहे वो प्रेपोजिशनल पार्ट हो या एडवर्ब का पार्ट हो, लेकिन वो साथ में किसी और एलिमेंट के जुड़ के आते हैं, राइट? वर्ब्स प्लस सम अदर एलिमेंट, आइदर प्रेपोजिशनल और एडवर्बियल, सो वो होते हैं फ्रेजल वर्ब्स। लाइक जैसे कैच ऑन, कैच ऑन, टेक ऑफ, राइट? अब कैच तो वर्ब हो गया, ऑन देखा जाए तो एक तरफ से प्रपोजिशन होता है, तो कैच के साथ ऑन जुड़ गया, फ्रेजल वर्ब हो गया, लेकिन इसका मीनिंग एकदम डिफरेंट हो जाएगा। अगर हम अलग अलग इनको देखेंगे, मीनिंग निकालेंगे तो डिफरेंट होगा, लेकिन हम एक साथ जब कैच ऑन बोलते हैं तो उसका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। टेक ऑफ, ब्रिंग अप, ओके, सो हियर दे ऑफन हैव एन idiomatic मीनिंग। idiomatic मीनिंग मतलब एक इडियम की तरह ये अपना मतलब निकालते हैं। जब हम इनको फ्रेजल वर्ब्स को, यानी वर्ब प्लस अदर एलिमेंट को साथ साथ जोड़ के एक साथ बोलते हैं, सिमेंटिकली वो सेम होते हैं। हम कैच ऑन नहीं बोलते, हम कहते हैं कैच ऑन, टुक ऑफ, फ्लाई अवे। तो ये जब हमने एक साथ बोला टुक ऑफ, तो उसका मीनिंग एकदम अलग हो गया, और टुक ऑफ अलग अलग बोलेंगे तो उन दोनों का मीनिंग अलग हो जाएगा। ओके, सो ऑल फ्रेजल वर्ब्स कंटेन वर्ब एंड वन और मोर अदर वर्ड्स। ठीक है, इट कैन बी अ वर्ब प्लस अनदर एडवर्ब, लाइक टीयर अपार्ट, verb plus preposition, break in, verb plus an adverb plus preposition, look up to। ठीक है, राइट? अब ओके, लेट अस ट्राई ओवर हियर। अगर हम इस टीयर अपार्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो कैसे यूज होगा ये? एक एग्जांपल देते हैं टीयर अपार्ट का। लेट्स से Sudha will tear apart her opponent in debate. Sudha will tear apart her opponent in debate. ओके, तो क्या है सेंटेंस का मतलब ये हो गया कि नारी शक्ति पे एक डिबेट होनी है, और सुधा जो है वो बहुत अच्छे से उसका ये टॉपिक प्रिपेयर्ड है। अब उसका ओपोनेंट्स भी आएंगे उस डिबेट में, तो उसका टॉपिक इतना अच्छे से प्रिपेयर्ड है कि शी विल टीयर अपार्ट, मतलब अपने ओपोनेंट्स की धज्जियां उड़ा देंगे। टीयर अपार्ट का एक्चुअली मतलब लिटरल नहीं है। टीयर अपार्ट जब हम साथ में बोलते हैं एज अ फ्रेजल वर्ब, उसका मतलब होता है वो अपने ओपोनेंट की धज्जियां उड़ा देंगे। द इंडियन क्रिकेट टीम विल टीयर अपार्ट पाकिस्तान इन अ क्रिकेट मैच, मतलब पाकिस्तान की क्रिकेट मैच में धज्जियां उड़ा देंगे, राइट? लेकिन अगर हम इसको अलग देखें, टीयर, ठीक, तो एक तरह से टीयर हो गया फाड़ना, अपार्ट मन है अलग। तो जब हम इसको सेपरेट यूज करते हैं तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, लेकिन जब हम इसको एक साथ यूज करते हैं तो इसका इडियमैटिक मीनिंग हो जाता है। देखिए, टीयर अपार्ट में क्या कहने का मतलब क्या है कि धज्जियां उड़ा देंगे, लिटरली नहीं मार काट करेंगे, पर उसको कह सकते हैं कि फिगरेटिवली या मतलब मेटाफोरिकली कि उसकी धज्जियां उड़ा दी हमने, टीयर अपार्ट, तो उसका मीनिंग इडियमैटिक हो गया, ईडियम की तरह हो गया। हेडिंग द पॉइंट। ब्रेक इन, अब ब्रेक इन कैसे हम कहां यूज करते हैं? देयर वॉज अ break in at the district
बैंक, देयर वॉज अ ब्रेक इन एट द डिस्ट्रिक्ट बैंक, यानी डिस्ट्रिक्ट बैंक का ताला तोड़ दिया, कुछ चोर आए और उन्होंने उस बैंक का ताला तोड़ दिया। तो ब्रेक इन का मतलब अगेन इडियोमैटिक हो गया। ब्रेक इन मतलब चोरी हो जाना या ताला टूटना, राइट। लेकिन अगर हम इसको अलग अलग ब्रेक और इन को अलग अलग देखेंगे तो उसका कुछ और मतलब निकलेगा, राइट। Okay, so grammatically what we say is that the phrasal verbs are treated as a single unit, right? Or because of this, the sentences that use the phrasal verbs may often break the rule. कौन सा रूल है कि सेंटेंस कभी प्रेपोजिशन के साथ खत्म नहीं होता है, राइट। सेंटेंस कभी प्रेपोजिशन के साथ नहीं खत्म होता है, तो इट इज रॉन्ग टू एंड द सेंटेंस। बट यहां पे ये रूल टूट जाता है क्योंकि फ्रेजल वर्ब में हमने कहा कि वर्ब के साथ प्रेपोजिशन भी जुड़ सकता है, और अगर वो फ्रेजल वर्ब आ गया सेंटेंस में तो वो सेंटेंस के अंत में भी यूज हो सकता है। लाइक आई हैव अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स टू वर्क ऑन, मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं काम करने के लिए, तो वर्क ऑन फ्रेजल वर्ब हो गया। और ऑन देखा जाए तो क्या हो गया, ऑन इज अ प्रेपोजिशन। अगर सेपरेटली अलग अलग देखें हम तो ऑन प्रेपोजिशन हो गया, लेकिन यहां पे ये वर्ब के साथ जुड़ के एक फ्रेजल वर्ब हो गया। सो हियर दिस सेंटेंस इज एंडिंग विथ ऑन, ओके। एंड जनरली वी नो, अगेन वी आर रिपीटिंग दैट फ्रेजल वर्ब जो है वो इडियोमैटिक होते हैं मीनिंग में, दे आर यूज लाइक इडियम्स, राइट। तो जैसे टॉक बैक, टॉक बैक मीन्स टू आंसर रूडली। द मदर टोल्ड हर सन नॉट टू टॉक बैक टू हर। तो टॉक बैक टू हर मतलब कि रूड मत, मतलब रूडली, बदतमीजी के साथ मत बात करें। टॉकिंग बैक इज बदतमीजी के साथ बात करना, ओके। अब यहां पे एक डिफरेंस देखिए, जो हम बार बार इस बारे में बात कर रहे थे ना कि दो वर्ड्स जुड़ के एक फ्रेजल वर्ब बनते हैं, लेकिन जब वो अलग अलग होते हैं तो उनके मीनिंग भी अलग हो जाते हैं। यहां पे देखिए ये सेंटेंस जो है वो फ्रेजल वर्ब नहीं है। शी लुक्ड इनटू द केव बट इट वॉज टू डार्क टू सी एनीथिंग। ये एक नॉर्मल लुकिंग इन है, यहां पे कुछ भी ईडियम में नहीं है, कुछ भी इडियोमैटिक नहीं है। उसने गुफा के अंदर झांका और उसमें बहुत अंधेरा था, तो एक ये नॉर्मल सेंटेंस है कि शी लुक्ड इनटू द केव एंड कुड नॉट सी एनीथिंग बिकॉज इट वाज टू डार्क, राइट। तो यहां पे जो हमने लुक्ड इनटू को यूज किया तो ये यहां पे फ्रेजल वर्ब की तरह नहीं यूज हुआ, क्योंकि यहां पे उसका इडियोमैटिक मीनिंग नहीं निकल के आ रहा। अब नेक्स्ट देखिए, द पुलिस लुक्ड इनटू द एनोनिमस टिप। यहां पे क्या, पुलिस लुक्ड इनटू द एनोनिमस टिप, यानी उनको किसी एक अपने सूत्र से, खबरी से कुछ खबर मिली किसी क्राइम के बारे में, और फिर उसमें देखना, उन्होंने उसमें तहकीकात करनी शुरू करी। दे स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग इनटू इट। तो यहां पे लुक इनटू का मतलब क्या निकल के आ रहा है, अब उसकी तहकीकात या उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, राइट। और यहां पे लुक्ड इनटू बस नॉर्मली हम अंदर देख रहे हैं, तो यहां पे ये एक नॉर्मल लुक्ड इनटू है, लेकिन यहां पे ये फ्रेजल वर्ब है और वो इडियोमैटिक है, यानी देखने में तो लुक्ड इनटू है लेकिन उसका मतलब कुछ और निकल के आ रहा है, राइट। ये है लिस्ट ऑफ फ्रेजल वर्ब्स। आप देखेंगे कई जगह ये आपके एग्जाम्स में भी आ जाते हैं। बैकअप, catch on with him. So I'm trying to catch on with my fellow student, यानी कि एग्जाम की तैयारी में वो
आगे निकल गया था, ज्यादा पढ़ लिया था, अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं उसके बराबर आ जाऊं, कैच ऑन, राइट। रन डाउन, कोई भी चीज को रन डाउन करना मतलब उसको, उसकी कोई जैसे उसकी इंपॉर्टेंस को कम कर देना। पीस टुगेदर, राइट, कुछ चीजों को जोड़ना, मतलब कुछ टिप्स मिली हैं उनको जोड़ के एक लार्जर पिक्चर बनाना। सो ये आप लोग देख लीजिए, दीज आर सम ऑफ द लिस्ट ऑफ द फ्रेजेस। ओके, थैंक यू।